हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में पंचायती राज का इतिहास और विकास का। डिटेल से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे, जो आपके परीक्षक दृष्टि से ये बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। अगर हमें कोई इतिहास को देखे पंचायती राज को, तो हम लोग इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात ब्रिटिश शासन काल के आरंभ से पहले पंचायती राज का इतिहास, माने ये प्राचीन प्राचीन भारत का एक छवि हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जब ये अंग्रेज आए तभी से पंचायती राज स्टार्ट हुआ होगा या रिपिन के समय से स्टार्ट हुआ होगा। उससे पहले भी भारत में पंचायती राज था। तो वैदिक काल देखेंगे, मौर्य काल देखेंगे, चोल काल देखेंगे। ये जो चोल काल था, वैदिक काल था, रामायण महाभारत में क्या है, ऋग्वेद में किसका क्या वर्णन है, ये सारे चीज को हमारे प्राचीन संस्था में देखेंगे। जब ब्रिटेन आए 16वीं शताब्दी में और 1947 तक रहे, तब यहाँ पर जो अंग्रेजों ने स्थानीय स्वशासन के लिए विशेष करके रिपिन ने जो काम किया उसके बारे में वर्णन करेंगे। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ 1947 में और भारत का अपना संविधान यहाँ पर लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज का इतिहास यहाँ पर क्या था, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। माने हम लोग देखेंगे, मध्य देखेंगे या बोल सकते हैं मध्यकाल, प्राचीन काल और आधुनिक काल। ये तीन भागों में डिवाइड करके इसको हम लोग देखेंगे, इसके इतिहास को। अगर ब्रिटिश शासनकाल के प्रारंभ से पहले पंचायती राज के इतिहास को वर्णन किया जाए, तो वैदिक युग की बात किया जाए जिसमें ऋग्वेद और सामवेद था, तो प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में सभा और समिति, आपको मालूम है सभा और समिति जो राजा का चुनाव भी किया करती थी और ये पूरा जो नियम कानून बनाने से संबंधित थी, तो हमें मिलता है वैदिक युग में सभा और समिति का। महाकाव्य दो हुए थे, रामायण और अपना महाभारत, इनमें भी हमको जिक्र मिलता है। रामायण के अध्ययन में पुर और जनपद अर्थात नगर और ग्राम के संकेत मिलता है। इसके अलावा महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर ग्राम समूह की इकाइयां विद्यमान थी, जहां ग्रामीण ग्राम का मुख्य अधिकारी था, जबकि 10 गांव का प्रमुख होता था। ये लोग अपने गांव की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। प्राचीन काल में अभी देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन के विषय में संपूर्ण जानकारी कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखी है। कौटिल्य कौन है? कौटिल्य जिसका नाम विष्णुगुप्त है, जिसका नाम चाणक्य है, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति की, यद्यपि इसका विषय राजनीति है, राजनीति से संबंधित पुस्तक लिखी, उसमें भी स्थानीय स्वशासन संबंधित पूरा जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा सातवाहन राज्य में शहरों के साथ साथ गांवों में शासन के लिए स्थानीय निकाय मौजूद थी। वहीं चोल शासकों द्वारा गांवों में स्वशासन का विकास किया गया था। तो चोल शासक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सातवाहन और चोल या अपना मौर्य काल, इसमें हमको प्राचीन काल में क्या देखने को मिलता है, स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। मध्यकाल की बात किया जाए तो मध्यकाल में अपना जो आता है, ये आ जाता है सल्तनत काल आ जाता है, इसके बाद मुगल काल आ जाता है। सल्तनत काल और मुगल काल, मध्यकाल में यद्यपि इसका इतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर जो पंचायतों के द्वारा ही ग्रामीण परिवेश को रक्षा की जाती थी, यह देखा समझा जाता था। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें विलायत कहा जाता था। यहाँ ग्राम के शासन के लिए तीन महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन के लिए मुकदम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी और पंचों की सहायता से विवादों का समाधान के लिए चौधरी हुआ करते थे। अब जो मेन अपने को चलना है, ब्रिटिश शासनकाल के आरंभ में संविधान लागू होने के मध्य पंचायती राज का इतिहास बोला जाए तो मोटा मोटा पूरा ब्रिटिश काल के दौरान क्या रहा। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी। चार्ल्स मेटकाफ, बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ल्स मेटकाफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज कहा। एक क्वेश्चन यहीं पर बन जाता, पंचायतों को लघु गणराज किसने कहा? तो पंचायतों को लघु गणराज कहने वाला चार्ल्स मेटकाफ था। वर्ष 1870 में प्रसिद्ध मयो प्रस्ताव, लॉर्ड मयो जब यहां पर आए थे, एकमात्र वायसराय जिनकी हत्या हो गई थी, ये महारानी के लड़के भी थे। वर्ष 1870 में प्रसिद्ध मयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं के शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। इसके बाद आया ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है।
वर्ष 1882 ये सन भी आपको याद रखना होगा, इन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पेश किए। सन 1882 में ही इन्होंने ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी और लॉर्ड रिपन द्वारा पेश प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माने बहुत बड़ा अधिकार कहा जाता है। इसके अलावा 1907 में विकेंद्रीकरण पर एक रॉयल आयोग का गठन किया गया था। तो ये कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई स्थानीय स्वशासन संबंधी कौन सा आयोग बना, तो रॉयल आयोग बना था, जिसने 1909 जिसको हम लोग मार्ले मेंटो सुधार कहते हैं 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किए जाने की सिफारिश की थी। इसके बाद वर्ष 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, ने स्थानीय स्वशासन के विषय में प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस समय दो भागों में बांट दिया गया था, एक होता है केंद्र का विषय, एक हो गया था केंद्र का विषय और एक हो गया था आपका प्रांत का विषय। दो भागों में बांटा गया था। प्रांत माने हस्तांतरित विषय कहा जाता था और ये स्थानांतरित या हस्तांतरित विषय प्रांतीय को दे दिया गया था और स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारी भारतीय मंत्रियों के हाथों सुपुर्द कर दी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में स्थानीय स्वशासन को गति दिया गया। इसके बाद जब हम यहाँ पर देखते हैं, इसके इतिहास को जानने की कोशिश करें तो संविधान लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज के इतिहास की बात किया जाए तो संविधान का अनुच्छेद 40 जो है नीति निर्देशक तत्व है और नीति निर्देशक तत्व की बात है या तो उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, लेकिन हमारे यहाँ पर बोला गया था अनुच्छेद 40 में कि राज्य का कर्तव्य होगा कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करे। तो हमारा अनुच्छेद जो 40 है नीति निर्देशक तत्व में पंचायतों को उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 246 में के माध्यम से स्थानीय स्वशासन संबंधी किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया था। दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। ग्राम विकास गति देने के लिए और उसमें लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वास्तव में जो पंचायती राज है उसकी शुरुआत ये जड़ बोला जाता है 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। लेकिन हो ये रहा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है पूर्णतः असफल हो गया था। कारण ये था ये ऊपर से डिसाइड होता था, माने जो भी होता जिले के कलेक्टर इलेक्टर जो बड़े ऑफिसर है ये गांव का काम कर रहे थे और गांव वाले इनसे डर रहे थे, दूरी बना रहे थे, इसलिए असफल हो गया था। ये शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के सहयोग से 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई थी। जनवरी 1957 भारत सरकार ने इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच, उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठन किया गया था। भाई बलवंत राय मेहता समिति गठन इसीलिए किया गया था कि वास्तव में यह संस्था 1952 का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया असफल क्यों रहा, इसी के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। अब हम चलते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 देखते हैं। तो समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें क्या थी, तो समिति ने तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की बल दिया था। ये 1957 बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कब ये आया था, तो 1957 में आया था, ये याद रखेंगे। तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना इन्होंने की थी बलवंत राय मेहता ने। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की बात की, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति गठन की बात की और जिला स्तर पर जिला परिषद की गठन की बात की। जो आज देखने को मिलते हैं, जो पंचायती राज का जो स्वरूप आज देखने को मिलता है, ये देन है बलवंत राय मेहता समिति 1957 की। तो ये क्या कहे थे, पंचायत समिति कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी, ये कह रहे थे कि भाई पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, पंचायत समिति कार्य करेगी, जिला परिषद को सलाहकारी और समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। ये कह रहे थे पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को क्या होना चाहिए, सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1998 स्वीकार कर लिया गया था। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई, सबको मालूम है। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
चूंकि केंद्र सरकार ने इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था, इसलिए राज्यों ने इसे अपने अपने तरीके से लागू कर दिए। सब पर अनिवार्य भी नहीं था कि सब यहाँ पर लागू करेंगे, इसी कोई निश्चित ढांचा नहीं था। तो फिर राजस्थान में त्रिस्त्री को अपनाया गया, मैंने इसी को अपनाया। तमिलनाडु में द्विस्त्री को अपनाया गया, और तो और पश्चिम बंगाल में 4 स्त्री पद्धति अपनाया गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर 4 स्त्री पद्धति अपनाया गया था, तो पश्चिम बंगाल है। तमिलनाडु में द्विस्त्री अपनाया गया था, और उस समय राजस्थान में त्रिस्त्री अपनाया गया था। अशोक मेहता इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो अशोक मेहता समिति यहां पर आया, 1977 यहां पर आया था। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने, यहां बोला जाए तो अशोक मेहता के अध्यक्ष ने पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया था। इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार है। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की को द्विस्तरीय पद्धति बदलना, ये जो अपना सुझाव दिया था द्विस्तरीय, मैंने याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। इसने द्विस्तरीय बोला था। अशोक मेहता समिति ने 1977 कब आया, 1977 जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने द्विस्तर बताया था पंचायती राज का। 2 स्तर बताया, जिला स्तर पर जिला परिषद और गांव पर मंडल पंचायत की बात की। और इन्होंने ये कहा कि जिनमें 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। मैंने 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। एक जिला स्तर पर जिला परिषद होगा, इसके अंडर होगा गांव स्तर पर मंडल पंचायत। मैंने गांव स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद के नीचे काम करेगा। ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी। चूंकि जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, इसलिए ये फेल हो गया, इसको नहीं अपनाया गया। इसके बाद बहुत सारे इससे संबंधित समितियां बनी हैं। एक आया जीबी के राव समिति। जीबी के राव समिति ये आया, इसकी मुख्य सिफारिश से मेन है पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होना चाहिए। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुनाव, नियमित चुनाव होना चाहिए, किस समिति ने बोला था, तो जीबी के राव समिति। एक वोटिंग मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम, जो मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, तो इसी से याद कर लेना। जीबीके, वी से याद करना, वी के माने जो चुनाव से संबंधित होगा। ये किससे संबंधित है, ये चुनाव, नियमित चुनाव, याद रखना नियमित चुनाव होना चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनना चाहिए नियमित निर्वाचन, कौन आएगा, जीबी के राव समिति। इसी प्रकार एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे मुख्य बात पंचायती राज संस्था को संवैधानिक रूप मान्यता, माने संवैधानिक रूप से मान्यता देने की करी थी, क्योंकि इसमें संविधान में कोई इसका प्रावधान विशेष रूप से था नहीं। तो संवैधानिक रूप से मान्यता किसने दी, तो सिंघवी। अब देखो संघ से सिंघवी आएगा तो संघ आ जाएगा, संघ में मान्यता दो भाई इसको, या संविधान में मान्यता दो। तो एल एम सिंघवी, जब भी सिंघवी आएगा तो संघ से संबंधित आएगा, तो संघ में मान्यता दो, संविधान में मान्यता दो, तो सिंघवी समिति आएगा। उसी प्रकार आएगा थुंगन समिति। इन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं संवैधानिक मान्यता की बात कही। पहली बात, पंचायती राज संस्था 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, तो निश्चित कार्यकाल की बात इन्होंने की 5 वर्ष में। और सबसे इंपॉर्टेंट, पंचायती राज तीनों स्तर पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, और महिलाओं के लिए भी क्या होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण की जो सिफारिश की थी, कंगन से याद करना, गन, थुंगन, थुंगन या कंगन, कंगन से याद करना, आरक्षण होना चाहिए। कंग माने कंगन, महिलाओं से संबंधित, तो महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। कुछ इस प्रकार याद करो। आरक्षण जो जनसंख्या के हिसाब से जो आरक्षण की बात कर, थुंगन समिति, निश्चित कार्यकाल होना चाहिए 5 साल का, ये थुंगन समिति का होगा। और हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, ये भी इन्होंने किया था थुंगन समिति ने। इसके बाद एक और समिति आया, वो केवल रिपीट कर रहा था, हर चीज को रिपीट यहां पर किया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक बार बता देना चाहता हूं। गाडगिल समिति 1988 में आई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में वही बातें दोहराई, जैसा कि पंचायती राज संवैधानिक दर्जा दिया जाए, गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए। तो कोई अपने से कोई विशेष तो यहाँ पर गाडगिल में मिलता नहीं, सब पुराना रिपीट किया गया, इसलिए इतना इंपॉर्टेंटली कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज संबंधित कौन सी समिति नहीं है, ये आपको ये भी होना चाहिए, गाडगिल समिति आपको याद होना चाहिए, ये है करके आपको याद होना चाहिए। पंचायती राज का संवैधानिकरण अगर बात किया जाए, तो संवैधानिकरण में सबसे इंपॉर्टेंट राजीव गांधी की भूमिका यहां पर आती है। राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकरण और उन्हें
ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। हालांकि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित हो गया, माने लोकसभा में पारित कर लिया गया था, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। इसके बाद हम जानते हैं 1991 के आसपास इनका देहांत हो गया था। यहाँ पर इसके बाद बीपी सरकार भी आई थी, यहाँ पर भी आया गया था, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमको जो देखने को मिलता है वो नरसिम्हा राव सरकार के शासनकाल में हमको इसको देखने को मिलता है। 91-92 जो संविधान संशोधन हुआ, तो नरसिम्हा राव सरकार की बात किया जाए तो सन 1992 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में पंचायत राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया यहाँ, और 24 अप्रैल 1993 की इसे लागू किया गया। इस कारण प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को, ये याद रखना, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू हुआ था, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और 1 अनुसूची जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। वर्तमान में संविधान का भाग 9 किसके है? भाग 9 अनुच्छेद 243 क से 243 ण तक पंचायतों के संबंध में उत्पन्न किया गया, और इनको श्रेय जाता नरसिम्हा राव के शासन काल में, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के शासन काल में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को एक नजर आपको देख लेते हैं याद करने की दृष्टि से। तो हम यहां पर पाते हैं चोल साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के अयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीच परिलक्षित होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आता है लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिस स्थानीय स्वशासन संस्था मैग्ना कार्टा बहुत बड़ा अधिकार कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन विचार के मुख्य प्रतिपादक थे, खुद चाहते थे यहाँ पर हो पंचायती राज आए। इसके प्रमुख विरोधी भीमराव अंबेडकर साहब थे, ये याद रखना चाहिए। यहाँ पर इनके अनुसार स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी व जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा, उनका ये आकलन था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, ये पढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछे तो ये भी हमसे बनना चाहिए। तदुपरांत 11 अक्टूबर, वहां पर जो 2 अक्टूबर था यहाँ पर 11 अक्टूबर है ना, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के शाद नगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। वहां पर 2 अक्टूबर नागौर जिला याद रखेंगे जो राजस्थान में, तो यहाँ पर 11 अक्टूबर 1959 में ही महबूब नगर शाद नगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया था। पंचायत संबंधी उपबंध लागू होने वाले राज्य ना है, मतलब यहाँ पर पंचायत उपबंध ना लागू होने वाले राज्य कहां पे? नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम, ये 3 ऐसे राज्य जहां पर ये पंचायत राज संबंधी नियम लागू नहीं है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू, परंतु दिल्ली में ये लागू नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को राज्य सूची में, यह भी बहुत बार पूछा जाता है किस सूची में रखा गया था, राज्य सूची में शामिल किया गया। महात्मा गांधी कथन ये सच्चा लोकतंत्र 20 व्यक्ति द्वारा केंद्र में बैठकर नहीं चलाया जा सकता, इसके लिए लोगों को प्रत्येक गांव में कार्य करना होगा। लॉर्ड कर्जन स्थानीय स्वशासन के विरोधी थे और भी राजनीतिक शिक्षा को प्रशासनिक कुशलता की तुलना में प्राथमिकता देने को तैयार नहीं थे, तो ये लॉर्ड कर्जन विरोधी था यहाँ पर। तो ये मैंने आपको जानकारी पूरा दिया इनके इतिहास के बारे में। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।